तो व्यंजक में निकाल इसका फॉर्मूला निकालेंगे रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड और सोडी का नियम चल रहा है, इसका व्यंजक है। अब देखो इधर dN/dt नियम ये था कि नाभिकों के जो विघटन की दर होती है वो शेष नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपात ये हटा दिया और लैम्डा हमने लगा दिया। व्यंजक में ऐसे लिखेंगे हम कि रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम से, ऐसे लिख देना रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम से, और ये dN/dt बराबर माइनस के n लैम्डा आ जाएगा। ये नाभिक की संख्या घट रही है, लिखवाया था मैंने कल नीचे भी, देखो वो घट रहा है ना नाभिक, धीरे धीरे उसमें तो उत्सर्जित हो रहा है। देखो n नीचे ले आएंगे, देखो n जो है वो नीचे ले आएंगे, t ऊपर चला जाएगा। ये आ गया। समाकलन करने पर ये क्या होगा समाकलन? देखो 1/x होता है तो log x होता है, 1/n है तो ये log n हो जाएगा, माइनस के लैम्डा ऐसे रहेगा, डी कैंसिल हो जाएगा, t हो जाएगा प्लस के c। समीकरण नंबर 1। अब हमें c का मान निकालना है। हम कहेंगे प्रारंभ में जब t बराबर 0 था तब n बराबर n0 था, मतलब नाभिक जो शेष मात्रा थी वो प्रारंभिक मात्रा के बराबर थी उस टाइम जब वो बिल्कुल भी विघटित नहीं हुआ होगा शून्य समय पर। तो ये वैल्यू लगा देंगे n की जगह, तो n0 लगा देंगे कब? जब समय 0 था, और c ये है तो n0 बराबर जो c का मान आ गया। समय का नंबर 1 से हम फिर दोबारा c का मान लगा देंगे यहाँ, तो log n माइनस के लैम्डा t और प्लस के log n0। इसे log वाले को इधर ले आएंगे, log n माइनस log n0 माइनस लैम्डा t। माइनस वाली अगर कोई log होता है ना तो वो अपॉन में पहुंच जाता है। ये इस तरीके से log जो है वो माइनस वाला ऐसे खुलता है, ऐसे बंद होता है, ये इस तरीके का फॉर्मूला खुलता है इसमें, और बराबर माइनस के लैम्डा t। ये log जो है ना ई वाला होता है, एंटी log लेने पर, एंटी log लेने का मतलब होता है कि log खत्म हो जाएगा, उधर जाकर ये ई में बदल जाएगा घात में, वो भी यानी n/n0, और यहाँ जो है ना ई बन जाएगा, और ये सब चीज़ उसकी घात में चली जाती है लैम्डा t। ये इधर ले जाएंगे तो n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t, और ये सोडी तथा रदरफोर्ड का व्यंजक होता है। इसके बाद हेडिंग आ जाता है अर्धायु। वह समय जिसमें कोई नाभिक आधा खत्म हो जाता है, आधा विघटित हो जाता है, उसका अर्धायु कहलाती है। उतार लो इसे। वह समय जिसमें कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ, वह समय जिसमें कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ विघटित होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का, विघटित होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाता है। देखो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, आधा शेष रह जाता है तो भी चल जाएगा, आधा विघटित हो जाता है तो भी चल जाएगा। अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता है, कुल मिला के 20 किलो है, 20 किलो में से 10 चाहे तो निकाल दो या 10 शेष रहने दो, कुछ भी कर दो।
अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाता है, अर्धायु कहलाता है। परिभाषा है वह समय जिसमें कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का विकटित होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाता है, अर्धायु कहलाता है। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। यह है टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो जरा, चूंकि n बराबर n0 e की पावर माइनस के लैम्डा टी, अर्धायु पर जो उसकी शेष मात्रा है ना वो प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाएगी और समय जो है वो उस टाइम पर टी हाफ हो चुका होगा। ये इस फॉर्मूले में लगाना है हमें, तो इसलिए हम कहेंगे n की जगह तो n0/2 और यहाँ n0 e की पावर माइनस के लैम्डा टी हाफ, इससे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बराबर e की पावर माइनस के लैम्डा टी हाफ आ जाता है। ठीक है जी। हाँ, इससे नीचे ले जाएंगे हम, नीचे ले जाएंगे तो 1/2 और ये नीचे आ जाएगा ना, तो 1/e की पावर ये माइनस तो होगा नहीं, लैम्डा टी हाफ, तिरछी गुणा कर देंगे इसकी, तो e की पावर लैम्डा टी हाफ बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, क्योंकि e तभी खत्म होगा जब लॉग लिया जाएगा। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब लॉग लेंगे तो लॉग e की पावर लैम्डा टी हाफ बराबर लॉग 2। इस टाइम जो है लॉग देखो उधर, ये लॉग की खासियत है कि घात आगे आ जाएगी और लॉग e का मान कितना होता है, लॉग e का मान 1 हो जाता है, log 2। अब log 2 का मान लगाना है, कितना होता है, देखो ये e वाला चल रहा है और log 2 का e वाले का कोई मान नहीं होता है। 2.303 में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये बेस 10 वाला log बन जाएगा 2.303। अब log 2 का मान जो होता है ना 0.3010 होता है। ये चैप्टर नंबर 4 में भी और 3 में भी तुम्हें निकालने सिखाए थे, सब खत्म आदमी चल रहे हैं यहाँ। लैम्डा को नीचे ले जाएंगे क्या, ले जाओ, टी हाफ बराबर इनकी आपस में गुणा करेंगे 0.6931 आ जाता है और ये लैम्डा। ये अर्धायु तथा विघटन स्थिरांक में संबंध भी होता है। एक नंबर में अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अर्धायु तथा विघटन स्थिरांक में संबंध बताइए, तो इतना बताना है। और इसके बाद हेडिंग जो है वो आ जाता है पूर्णायु। वह समय जिसमें कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ पूर्णतः विघटित हो जाता है, विघटित हो जाता है पूर्ण आयु कहलाता है, पूर्ण आयु कहलाता है। इसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं, नहीं कैपिटल टी से नहीं, स्मॉल टी से रहने देंगे, इसे स्मॉल टी से दर्शाते हैं। इसके
बाद है देखो इधर अर्धायु अर्धायु तथा पूर्णायु में संबंध। और जी यहाँ तक आ गए हम। ऐसे करेंगे अर्धायु में तो इतना हो गया, फिर हम दोबारा से चुप भी जाओ यार एक मिनट। 1/1/2 हो गया ये, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, n/n0 ये तो नीचे आ गया बराबर e की पावर माइनस के लैम्डा टी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये हमारे पास देखो माइनस के लैम्डा टी हाफ का मान 1/2 होता है, तो ये वाला मान हम बना लेंगे और हम यहाँ टी हाफ से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ऊपर घात के घात भी ऊपर नीचे गुणा, और ये टी इधर ले जाएंगे, ये वाला इधर ले आएंगे। तो देखो n/n0 e की पावर माइनस के लैम्डा टी हाफ, और ये इधर आ जाएगा टी हाफ। अब इतना जो मान है ये वाला मान इतना, इसकी जगह हम लिख सकते हैं n/, इस सब की जगह इतने की जगह 1/2 की घात टी हाफ। देखो हाँ ये ना लैम्डा टी हाफ का मान 1/2 होता है, तो इतने का मान हो गया ये 1/2, ये आ गया n/n0 1/2 की घात n आ गया, जहाँ n बराबर जो है n बराबर ये है कि टी हाफ, तिरछे गुणा कर देंगे तो t बराबर n गुणा टी हाफ। यहाँ आ जाएगा पूर्णायु बराबर n गुणा अर्धायु, ये संबंध होता है। हेडिंग अरे लिख लो यार, सोडी फजान तथा रसल का नियम। देखो फैजान की जगह फैजान का लेना, इस नियम के अनुसार देखिए भाई एक मिनट इधर देख लो, इधर ये है कोई हमारे पास, अरे रुक जाओ भाई एक मिनट, कोई एक तत्व है x, ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है। अगर इसमें से एक अल्फा कण निकल जाए तो इन्होंने ये बताया था कि अगर किसी भी परमाणु नाभिक से जब कोई एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसका परमाणु क्रमांक जो है ना वो 2 इकाई कम हो जाता है और परमाणु भार जो है ना वो 4 इकाई कम हो जाता है, तत्व बदल जाएगा, x की जगह y हो जाएगा। दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि अगर इस तत्व से बीटा कण निकल जाए तो तत्व तो z बन जाएगा, तत्व बदल जाएगा, उसका परमाणु क्रमांक 1 इकाई बढ़ जाएगा, जबकि द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा इन्होंने बताया था कि अगर उससे गामा कण उत्सर्जित हो जाए तो वो x का x ही रहेगा, ना उसमें a में कोई फर्क पड़ेगा ना b में, इसमें z में कोई फर्क पड़ेगा, ना परमाणु क्रमांक में ना परमाणु भार में। ये नियम बताया था। नियम यह है, दोबारा सुन लो, कि जब किसी, इस नियम के अनुसार यह है कि जब किसी
तत्व से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, रेडियो एक्टिव तत्व से पदार्थ से कोई अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसका परमाणु क्रमांक 2 इकाई तथा परमाणु भार 4 इकाई कम हो जाता है। और जब बीटा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु भार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु परमाणु क्रमांक, परमाणु भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु परमाणु क्रमांक 1 इकाई बढ़ जाता है। जबकि गामा कण उत्सर्जित होने पर ना ही परमाणु क्रमांक और ना ही परमाणु भार बदलता है। समझ गए? तो अब एक बार समझ में आ गया ना, तो अब तुम लिखते भी रहोगे, तुम्हें पता है कि क्या है ये। ठीक है, अब कोई कहे कि ये ऐसा क्यों हुआ है 4 इकाई कम, तो दरअसल अल्फा को हीलियम माना जाता है। तो इसमें से जब हीलियम निकलेगा तो हीलियम का आवेश क्या होता है, 2 यहाँ होता है, 4 यहाँ होता है। तो जब इसके अंदर से हीलियम निकलेगा तो इसका मतलब 2 यहाँ कम हो जाएगा, ये यहाँ कम हो जाएगा। बीटा को प्रोटॉन, ये बीटा को इलेक्ट्रॉन माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन माइनस वाला निकलेगा तो बढ़ेगा क्या चीज, प्लस वाला बढ़ जाएगा, यानी कि जो ये प्रोटॉन होंगे वो एक बढ़ जाएगा। और ये उदासीन होता है, तो ना ही तो ये परमाणु भार बढ़ाएगा ना क्रमांक बढ़ाएगा, क्योंकि इस पर तो कुछ होता ही नहीं है। तो जो है ऐसे ऐसे रह जाता है, सिर्फ ये ऊर्जा होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा जिसे कहते हैं ये। तो इस नियम के अनुसार लिख रहे हैं हम, जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, तो उसका परमाणु क्रमांक 2 इकाई कम हो जाता है। और परमाणु भार 4 इकाई कम हो जाता है। परमाणु भार 4 इकाई कम हो जाता है। हो गया? और जब बीटा कण उत्सर्जित होता है तो तत्व के परमाणु भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि परमाणु क्रमांक बदल जाता है, परमाणु क्रमांक 1 इकाई बढ़ जाता है। परमाणु क्रमांक 1 इकाई बढ़ जाता है। बढ़ गया? जबकि में फंसी आ रही है। जबकि लिखा गया था, अच्छा, जबकि गामा कण उत्सर्जित होने पर तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अपरिवर्तित रहता है। एक मिनट इधर देख लेना जरा, 1 मिनट देख लो इसका। ये तो सामान्य उदाहरण था, रियल उदाहरण देखो। 92 यूरेनियम 238 से जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है, अल्फा कण हीलियम माना जाता है, तो ये 2 कम हो जाएगा। जब 2 कम हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 90। और 90 जो होता है ना वो थोरियम का होता है,
और इसमें से 4 कम हो जाएगा तो 234 हो जाएगा। ये अल्फा कण उत्सर्जित होने पर है। अब अगर जो हमारे पास रेडियम है Ra, रेडियम होता है 88 232 से बीटा कण उत्सर्जित होता है, तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये एक बढ़ जाएगा। जब एक बढ़ जाएगा ना 89 क्या होता है, एक्टिनाइड श्रेणी पढ़ी नहीं क्या, 32 रहता है और यहाँ से बीटा कण उत्सर्जित हो जाएगा। ऐसा करके लिखते हैं कि इस पर माइनस चार्ज होता है और बीटा कण के साथ एक नया कण उत्सर्जित होता है एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो होता है खाली न्यूट्रिनो। देखो अभी तक तुमने देखो ना, अभी तक तुमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नाम सुना है, नाभिक के अंदर ये जो होते हैं परमाणु के अंदर, और परमाणु के अंदर अल्फा बीटा गामा कण भी होते हैं, फोटोन भी होता है। अब तुम्हारे और भी कण नाम धीरे धीरे तुम्हारे सामने आते रहेंगे, जैसे न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, पॉजिट्रॉन होता है, पाई मैसोन होता है, गामा फोटोन होता है, ये सब परमाणु के अंदर ही होते हैं। और इस प्रकार अभी आते आते अब तक जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने 30 कण इसके अंदर खोजे जा चुके हैं कि इसके अंदर 30 कण और भी होते हैं। कभी तुम सोचो परमाणु जो है वो सिर्फ 3 ही कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसके अंदर अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है, गामा भी होता है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, पाई मैसोन, फोटोन और ग्रेविटॉन, ऐसे इतने कण हैं, लगभग 30 खोजे जा चुके हैं और अभी और भी हैं। और याद रखना परमाणु इतना बड़ा होता है कि सुई की नोक पर 3 करोड़ परमाणु आ जाएंगे, यानी परमाणु इधर देखा नहीं है किसी ने भी। उतार लो, सुई की नोक के आगे के सिरे पर 3 करोड़ आ जाएंगे। परमाणु देखा नहीं है, इतने सारे कण खोज लिए इसमें, अब जाने क्या होगा। बमबारी कैसे की है, वो तो हीलियम डाल देते हैं इसके ऊपर। अल्फा किरणें तो किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ से निकलती हैं, वो तो कोई भी डाल देगा। देखो कोई भी प्रैक्टिकल परमाणु से संबंधित किया जा रहा है ना, तो वो उन्होंने जो कर दिया, उन्होंने तो कर दिया, निष्कर्ष निकाल दिया, मॉडल बना दिया, ठीक है जी। जैसे टॉमसन का मॉडल हुआ, फिर रदरफोर्ड का मॉडल हुआ, फिर उसके बाद में नील बोर का हुआ, वो मॉडल बनते रहे, फेल होते रहे, बनते रहे। उन्होंने बता दिया, किसी को शक लगे तो भाई साहब वो अपना बता दो प्रैक्टिकल करके, ठीक है ना जी। क्योंकि जब प्रैक्टिकल करते हैं ना, जब तुम अपना कोई नियम बताओगे तो उसका कारण बताना पड़ता है। जैसे एक बार वो ऐसा नहीं है, जैसे विश्वास ना हो कैसे करे, वो उसने अकबर ने पूछ लिया था उससे, बीरबल से, यार हमारे यहाँ कौओं की संख्या कितनी है, कौवे हमारे शहर में कौवे कितने हैं? तो उसने बोला भाई साहब 1000 हैं। हाँ, अरे यार ऐसे कैसे पता? अरे 1000 ही होंगे, चाहे तुम गिन लो। अगर कहीं से मेहमानदारी करना हमारे यहाँ आ गए होंगे तो 1000 से ज़्यादा होंगे, और हमारे यहाँ वाले कहीं चले गए होंगे तो 1000 से कम होंगे, है 1000 ही। क्योंकि आते जाते रहते हैं मेहमानदारी करने कोई किसी के यहाँ, तो यही है जी प्रैक्टिकल में भी। मेहमानदारी करने जाए गए होंगे यहाँ से तो कम हो गए होंगे, कहीं के बाहर से हमारे यहाँ आ गए होंगे तो भैया ज़्यादा होंगे, है 1000 ही। हाँ जी, लिख इतिहास है भाई साहब, इतिहास जो होता है ना वो खड़े होने का गवाह नहीं होता है, लिखा हुआ पढ़ा जाता है।